हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल, बाल बच्चे राजी खुशी? भाई क्लास तो 4 बजे की थी, बट हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। एंड मुझे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में लाइट ही चली गई है, सारी लाइट जम्मू कश्मीर चली गई है लग रहा है। चलिए, बट कैसे चल रही है तैयारी पेपर की? पेपर की तैयारी कैसे चल रही है? सुन रहा अकाउंट्स में प्रिपरेशन। हाँ मैं जानता हूँ अकाउंट्स का पेपर है 4 दिन बाद, बट क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, कल था नहीं, तो डेट इज़ वाई मुझे ये क्लास आज लेनी पड़ रही है। तो आप जो बच्चे अभी अटेंड कर पाए उनके लिए सही है, बट जो ना कर पाए वो एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले जो टाइम मिलेगा ना उसके अंदर कर लेना, ठीक है जी। तो मैं अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ निपटा के रख रहा हूँ, और बाकी आप जब सूटेबल लगे तभी आप इसे देख लीजिएगा। अगर अभी आप देख सकते हैं, अकाउंट्स देख देख के सुबह से थक गए हैं तो अभी देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में देख लीजिएगा, नो इशू। एंड लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ। तो अपन लोगों ने क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 87 तक अपन लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 88 एंड ऑनवर्ड्स में शुरू कर रहा हूँ, और जो चैप्टर आज मैं कवर करने वाला हूँ वो होंगे प्रोस्पेक्टस एंड शेयर्स। तो प्रोस्पेक्टस एंड शेयर्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जो प्रॉब्लम हो रही है, मैं ना 1 दिन पहले, वो जब इस दिन एग्जाम से पहले जो 1 दिन ऑफ होगा ना, उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का इन डेप्थ रिवीजन कवर करूंगा। तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दैट वीडियो, ठीक है। और उसके थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि पूरा दिमाग में डाल दो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, एटलीस्ट जाने से पहले, कि इतना दिमाग में रख के जरूर जाना। तो उसमें मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। अब शुरू कर सकते हैं। अरे एक तो तुम हाँ नहीं बोलते, ये बड़ी दिक्कत लगती है कि बंदा हाँ बोले तो समझ में आता है, कोई हाँ ही ना बोले तो। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर देना। आई होप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के बिल्कुल हो जाएंगे। और बोलो, चलिए शुरू करें। चलो जी, आएगा क्वेश्चन नंबर 88। Question number 88. The security is a wider term. Security is a wider term, not restricted to the equity, preference और debentures explain. देखो अब इस पे ना वैसे अपने आप पे क्वेश्चन नहीं आ सकता कि वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन आपसे पूछ ले, ऐसा नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि उनमें से 1 या 2 पॉइंट आपसे पूछेगा और कहेगा एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है, या तो कि बताइए कि ये सिक्योरिटी है या नहीं है, या फिर 2-3 नंबर का भी ऐसा सवाल बना सकता है। तो इस तरीके से सवाल बनाया जाएगा, कभी सिक्योरिटी की डेफिनेशन करने को आपको नहीं कहेगा। तो आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन किस बात पे करनी है, रादर देन इस डेफिनेशन के रटने के सेक्शन पे ध्यान देना, सेक्शन 2 क्लॉज 81, और साथ में इस सेक्शन में क्या क्या आता है बस इस चीज़ों का ध्यान रखना। गेटिंग इट, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 81, क्योंकि हम तो कंपनीज एक्ट पढ़ पढ़ के हमने तबाही मचाई हुई है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 81 किसका है ये भी ध्यान रखना। सेक्शन 2 क्लॉज 81 किस चीज़ का है? हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट है। बट ये क्या कहता है सेक्शन 2 क्लॉज 81 कि सिक्योरिटी का मतलब होगा वो सिक्योरिटी जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द सिक्रा के अंदर। यानी कि कंपनीज एक्ट में एज सच सिक्योरिटी की डेफिनेशन ना लिखकर क्या कहा गया है कि भैया हम नहीं जानते सिक्योरिटी क्या है, हम बता रहे हैं, जहां एड्रेस बता रहे हैं वहां चले जाना। और एड्रेस हमने कहां का बताया है, सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द सिक्रा का। सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द सिक्रा का एड्रेस बताया कि यहां से चले जाना, ठीक है जी। वॉइस इंक्रीज कर दो भाई, वॉइस इंक्रीज कर दो प्रजापति साहब। अब तो मैंने थोड़ा सा और तेज बोला था तो मतलब ऐसे लगेगा बूफर फट रहे हैं, मतलब मुझे तो अपने एंड से यहां से नजर आ रहा है। चलो फिर भी तेज कर रहा है, कुंदन तेज कर रहा है। लो जी, आई होप हो गई तेज आवाज, हो गई। चलिए अब सेक्शन 2 क्लॉज 81 में क्या कहता है, कहता है डेफिनेशन सिक्योरिटी इंक्लूड, सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, लो जी, शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह सबको, डेरिवेटिव्स, यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स वगैरह आते हैं, सब कुछ ये सब आता है। बट वो एग्जाम में क्या कर सकता है, ध्यान रखना, वो एग्जाम में ना पूछेगा क्या, एक्सप्लेनेशन पे सवाल। अगर वो तुम्हें परेशान करना चाहता है इसके ऊपर पूछेगा, अगर वो परेशान करना चाहता है तो इसके ऊपर सवाल बनेगा, एक्सप्लेनेशन के ऊपर ध्यान रखना। तो एक्सप्लेनेशन के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा कर देना। कैसे, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है जरा गौर करना। ला 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 ला
स्टेटस वो कहते हैं कि मेरी आपकी क्लास चल रही है, हाँ जी क्लास चल रही है बेटा। For the removal of the doubt, it is hereby clarified that the securities shall not include any ULIP. यूलिप जो होती है ना वो सिक्योरिटीज का पार्ट नहीं होती है, और द स्क्रिप और एनी सच इंस्ट्रूमेंट यूनिट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड विच प्रोवाइड अ कंबाइंड बेनिफिट। यूलिप में क्या होता है, ना यहाँ है ना वहाँ है, मतलब धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा ही यूलिप के साथ होता है। तो यूलिप एक्चुअल में ना इंश्योरेंस प्लान है ना इक्विटी प्लान है। अब मैं उसे सिक्योरिटी कैसे मानूं, क्योंकि वो इंश्योरेंस प्लान के अंतर्गत ज़्यादा आता है फिर भी, क्योंकि वो उसमें इंश्योरेंस के भी बेनिफिट होते हैं, इक्विटी के भी बेनिफिट होते हैं। तो वही धोबी के कुत्ते का हाल हो गया उसका, और ना वो यहाँ गिना जा सकता ना वहाँ प्रॉपर गिना जा सकता है। तो इसलिए यूलिप को सिक्योरिटी नहीं माना जा सकता। इस पॉइंट के ऊपर सवाल बनने के बड़े चांसेस हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान रखना, जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है, किस बात का सर्टिफिकेट, जब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी मतलब जब बुरे लोन को टेक ओवर किया जाता है बैंकों से, जब बैंकों से उठपटांग उनके लोन्स उठाए जाते हैं, तो फिर ये कैसे, ये लोन उठा के करते कैसे हैं। से फॉर एग्जांपल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मैंने एग्जांपल लिया था। अब मान लीजिए एसबीआई का कोई एनपीए है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने एसबीआई के इस एनपीए को टेक ओवर किया, तो ऑब्वियसली सस्ते में टेक ओवर होगा। याद होगा जिन्हें जो मुझसे पढ़े हुए हैं, धनलक्ष्मी बैंक का मेरा एग्जांपल याद होगा कि जब हमारा 35 करोड़ का एक लोन था डीएस कंस्ट्रक्शन के नाम से, उसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हमने बेचा था कितने में, 25 करोड़ रुपए में। 35 करोड़ का लोन 25 करोड़ रुपए में बिका। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या कहेगी, इन्वेस्टर से पैसा लेकर आएगी, इन्वेस्टर्स को कहेगी देखो जी मुझे ना एक लोन मिल रहा है एसबीआई का और हम रिकवर करके दिखा देंगे, 35 करोड़ का लोन है, 25 करोड़ में हमें मिल रहा है, मतलब हम रिकवर करेंगे तो 35 करोड़ रिकवर करेंगे, तो पैसा दे दो। इन्वेस्टर्स इनको पैसा देते हैं, और ये बदले में इन्वेस्टर्स को क्या इशू करते हैं, एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है जो इशू किया जाता है इन्वेस्टर्स को बाय एन इशूअर के द्वारा, ओके, बीइंग अ स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, जो कि एक स्पेशल पर्पस इसी एनपीए के लिए बनाई गई है, स्पेशली इस एनपीए के लिए बनाई गई है, विच पोसेसेस एनी डेट और रिसीवेबल इंक्लूडिंग द मॉर्गेज डेट, मतलब जिसने किसी लोन को, डेट को या फिर रिसीवेबल को, डेट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, बोरोवर के, रिसीवेबल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, बैंक के। गेटिंग इट, एक एक शब्द समझ आ रहा है। तो डेट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, डेट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोरोवर, और रिसीवेबल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेंडर के, ठीक है। इंक्लूडिंग द मॉर्गेज डेट असाइन कर दिया है इस एंटिटी को, किसका नाम है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को असाइन कर दिया गया है। एंड एक्नॉलेजिंग द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ सच इन्वेस्टर इन सच डेट, जब सर्टिफिकेट लिया जाता है तो सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है कि इस डेट में आपका भी शेयर होगा, मतलब इस रिसीवेबल के अंदर अब आपका भी शेयर होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये दोनों पॉइंट बड़े रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है, ध्यान रखना सिक्योरिटी की डेफिनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88A, ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 88A कहता है जी कंपनीज प्रोस्पेक्टस वाज गिवन टू द सॉलिसिटर, सॉलिसिटर का मतलब एडवोकेट ऑफ द कंपनी, एंड ही फॉरवर्डेड इट टू वन ऑफ हिज क्लाइंट डिस्पाइट इट वाज मार्क्ड स्ट्रिक्टली प्राइवेट, हु अप्लाइड फॉर द शेयर्स। मतलब हुआ क्या, कंपनी का प्रोस्पेक्टस दिया गया था कंपनी के सॉलिसिटर को, और उसने क्या किया, अपने क्लाइंट को दे दिया। ये लिखा गया था मार्क्ड स्ट्रिक्टली प्राइवेट, स्ट्रिक्टली प्राइवेट लिखा गया था, मतलब प्राइवेट मतलब सॉलिसिटर साहब केवल आपके लिए था, आप ऐसे उसको भंडारे के रूप में बांट रहे हो, ऐसा अलाउ नहीं था, ओके। हु अप्लाइड फॉर द शेयर बेस्ड अपॉन द सेम लेटर फाइल्ड अ सूट फॉर द डैमेजेस, अच्छा बाद में डैमेजेस के लिए क्लेम कर रहा है। विल दिस कम्युनिकेशन अमाउंट टू एन इशू टू द पब्लिक एंड वेदर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर अट्रैक्टेड, बताइए जी क्या मैं इसे इशू टू द पब्लिक कह सकता हूं किसी भी एंगल से, क्या ये इशू टू द पब्लिक है, बिल्कुल नहीं है। क्यों 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 क्यों, हाँ जी भैया प्राइवेट लिख के तो भेजा है, स्ट्रिक्टली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, तो मतलब मैं केवल इस व्यक्ति को बुला रहा हूं, मैं इसके अलावा किसी और व्यक्ति को नहीं बुला रहा हूं अपने शेयर्स के लिए। जब मैंने केवल इसी व्यक्ति को बुलाया है तो फिर और कैसे आ सकता है, तो क्या किसी भी एंगल से ये प्रोस्पेक्टस या पब्लिक इशू है, नहीं। ये लैंडमार्क जजमेंट दिया हुआ था नैश वर्सेस लैंडे के अंदर, नैश वर्सेस लेंडे के अंदर ये डिसीजन दिया गया था। आपके प्रोस्पेक्टस के चैप्टर के अंदर आपने ये केस जजमेंट जरूर पढ़ा होगा। देखो दो चार जजमेंट हैं यहाँ जहाँ जो बहुत प्यारे हैं, उनमें से एक ये नैश वाला जजमेंट भी है, तो प्लीज मेक श्योर पढ़ के जाना अच्छे से। कम टू क्वेश्चन नंबर 88B, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 88B, हाँ जी क्या कहता है, पढ़िएगा जरा।
In case of a Superfix Limited, some of the member of the company offer part of their holding of the shares to the public in consultation with the board of directors, wherein the company took all the action on their behalf for carrying out the transactions. Okay, company incurred the expenses of 3.2 lakh for carrying out such transaction. Can the company recover the amount so incurred in full from such member? Oh ho, कौन सा सेक्शन समझ आ रहा है? फटाफट बताना मुझे, सेक्शन बताना, नीचे मत देखना, अभी आंसर मत देखना मुझे। अरे वाह, पहले ही आंसर आ गए, बहुत बढ़िया, ग्रेट हो गई गल, ग्रेट हो गई। सेक्शन 28 याद करो, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, यानी कि जब कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या फिर प्रमोटर अपनी सिक्योरिटीज को बेचना चाहता है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू कंपनी के नाम से करवाता है, और जितना भी खर्चा उन सिक्योरिटीज को बेचने में होता है तो वो रिकवर किससे, कंपनी किससे रिकवर कर सकती है? रीइंबर्समेंट लेती है उसी शेयर होल्डर से जिसने अपने शेयर बेचे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो क्या मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल सेक्शन 28 पे ही आधारित है, वही बातें तो कर रहा है कि जो 3.2 लाख का खर्चा हुआ है वो कैसे रिकवर होगा, किससे रिकवर होगा। आई होप इट इज क्लियर। एक तो तुम हाँ नहीं बोल रहे ना, हाँ नहीं बोल रहे। कम टू क्वेश्चन नंबर 89। आफ्टर, ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 ध्यान रखना। आफ्टर रिसीविंग 80% ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, अ कंपनी अलॉटेड 100 इक्विटी शेयर्स इन फेवर ऑफ द एक्स। The company deposited said amount in the bank but withdrew 50% of the amount before finalization of the allotment. For the purchase of certain assets, X refuses to accept the allotment of share on the ground that allotment is violative of the provisions of the Companies Act. हाँ जी, क्या है ये? अबव क्वेश्चन में ऑल रिकवर एक्सपेंसेस करेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस रिकवर करेगा 28 के अंदर, जितने भी शेयर के इशू करने के एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं। चलिए, आफ्टर रिसीविंग 80% ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्या 80% के मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद क्या आप कर सकते हो? क्या आप इस तरीके से अलॉटमेंट कर सकते हो? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है और कौन सा सेक्शन है? फटाफट बताओ, अभी तक तो देख लिया होगा तुमने सेक्शन। सेक्शन नंबर 89, सेक्शन नंबर 39, कितने परसेंट की सब्सक्रिप्शन है? मिनिमम 90% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड की सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, जब तक ये अमाउंट नहीं आता तब तक ये सारा अमाउंट कहां पे रखोगे? इन अ सेपरेट अकाउंट विद अ शेड्यूल बैंक। सेपरेट अकाउंट विद अ शेड्यूल बैंक। अरे बोल दो हाँ, बोल दो हाँ, क्या जा रहा है, बोलो ना हाँ। तो फिर तो क्या कंपनी अमाउंट को यूज कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने ऐसा किया तो क्या कहेगा, लाएगा वो अलॉटमेंट को एक नाम देते हैं हम कि अगर इस तरीके से किया तो ये अलॉटमेंट ये कहलाएगी, उसका नाम क्या है? अगर कंपनी ने अलॉटमेंट किया 90% रिसीव होने से पहले ही, तो उस अलॉटमेंट को अपन लोग एक नाम देते हैं। वो नाम क्या है? फटाफट बताइए, नाम क्या है? अगर कंपनी तुमने ऐसा किया तो फिर बोलो टेन टेन टेन, क्या कहलाएगा? अलॉटमेंट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 39 है। क्या मैं इस अलॉटमेंट को इर्रेगुलर अलॉटमेंट भी कह सकता हूं? इर्रेगुलर अलॉटमेंट, समझ गए? वो पूछ सकता है तुमसे इर्रेगुलर अलॉटमेंट कब कब होगा। रिकॉल करो फटाफट मेरे साथ, इर्रेगुलर अलॉटमेंट कब कब होता है? जब बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए हुए आपने पब्लिक को इनवाइट करने की कोशिश की, सेक्शन 23 का वायलेशन। जब प्रोस्पेक्टस इशू किया परंतु प्रोस्पेक्टस का कंटेंट जो है सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग नहीं था। जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया मगर इशू करने से पहले उसे आरओसी के पास जमा नहीं कराया। जब 90% रिसीव किए बिना ही अलॉटमेंट कर दिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आए बिना ही। जब आपने जितनी स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई किया था उनमें से किसी भी, अगर एक भी स्टॉक एक्सचेंज ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया परंतु आपने अलॉटमेंट कर दिया, याद आ रहा है? जब आपने मिनिमम एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव नहीं किया, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव नहीं किया, ठीक है? चले, हाँ हर्ष होगा मेरे ख्याल से, यहां पे नहीं रखा, वैसे होगा शायद। चले, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अपने आप कैसे ऊपर चल रहा है यार, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 9090 पढ़िएगा। कहता जी, ए लिमिटेड, अ कंपनी इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल, रिसेंटली हैव इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक
wherein they want this public money for acquiring various machinery to be used in their chemical manufacturing unit. ये आज की डेट में सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट ये है आज की डेट में। सेक्शन नंबर 27 सबसे प्यारा मोहब्बत आज की डेट में एग्जामिनर की इस कॉन्सेप्ट से, ध्यान रखना, छोड़ के मत जाना गड़बड़ में भी। तो कंपनी क्या करती थी, इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल थी। रिसेंटली दे हैव इशूड अ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक वेयर दे वांट दिस पब्लिक मनी फॉर एक्वायरिंग वेरियस मशीनरी टू बी यूज्ड फॉर देयर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। However, recently company has received a lucrative order from the USA wherein the customer was willing to enter into an agreement for the 10 year if the company can provide them regular supply of the dye chemical. हे मत जी, कंपनी क्या करती थी, ऑर्गेनिक केमिकल, अब क्या हो रहा है, डाई केमिकल। ऑब्जेक्ट अलग है, यस, लिखा भी हुआ है उसने, एन ऑब्जेक्ट विच वाज आउटसाइड देयर मेन ऑब्जेक्ट। Since the director were having enough experience in the dye chemical as well, thus they want to grab this opportunity with the both hands. Okay. Now regarding the requirement of fund, they have decided to utilize the amount acquired through the public, wherein they are still left with the 50% of the funds as unspent. As an expert, they are approach you for appropriate suggestion and procedure to be adopted to accept said order. ध्यान रखना, यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि सेक्शन 13 यूज करूं या सेक्शन 27 यूज करूं, क्योंकि दोनों सेक्शन डिप्टो सेम है, एक एक वर्ड सेम है, एक एक वर्ड सेम है। अब दिक्कत यह आई कि मैं कौन सा सेक्शन यूज करूं, मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मैं 13 यूज करूं या 27। अगर एग्जामिनर कह रहा है, सोच रहा है 27 और आपने कर दिया 13 तो गलत, मतलब स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाएंगे 1.5-2। और अगर वो चाह रहा है प्रोस्पेक्टस और बताओ, अगर वाइसा वर्सा कर दिया तो भी गड़बड़ है। तो मैं करूं क्या, यहां पे दिक्कत यह है कि आपको पकड़ना पड़ेगा। कहीं उसने कहा है कि वो मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाह रहा है, नहीं, तो वहां किसकी बातें हुई है, यहां बातें हुई है प्रोस्पेक्टस की। अगर प्रोस्पेक्टस दिखाकर आपने पब्लिक से पैसा मंगाया और पैसा मंगाने के बाद आज आप ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाह रहे हो तो 27 लग जाएगा। बट अगर वो कहता है कि मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट को चेंज करो तो सेक्शन 13 लग जाएगा। लगता कब है, दोनों ही की परिस्थिति बिल्कुल सेम है। वो क्या है कि आपने पब्लिक से पैसा मंगाया, पब्लिक से अगर 1000 करोड़ मंगाया है तो उसमें से सारा पैसा अभी यूज नहीं हुआ, कुछ पैसा अनयूटिलाइज्ड है। वो जो अनयूटिलाइज पोर्शन है, अब कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम इस अनयूटिलाइज पोर्शन को किसी और ऑब्जेक्ट में लगा देते हैं। लॉ कहता है पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये स्पेशल रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होना चाहिए उन कंपनी में जिनके ऊपर 110 लग रहा है। ऑब्वियसली अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर 110 लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी। तो पोस्टल बैलेट के थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, इतनी बात ध्यान रख लेना। उसके बाद पोस्टल बैलेट से आपने जब ये पास कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स जो होंगे ना, उन्हें आप एक एग्जिट यानी कि विदाई का मौका देंगे, अच्छे तरीके से इज्जत की विदाई उन्हें करने का मौका देंगे आप। इसके अलावा ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इसके डिटेल अपने न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश कर देना, लोकल न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर में, जहां बता देना कि कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण से आपको ये चेंज करना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ सेक्शन 27 के अंतर्गत आपको करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर लिखने को कहा है उसने, प्रोसीजर कैसे लिखेंगे कि अगर कंपनी ने पब्लिक मनी रेज्ड किया बट अगर कोई अनयूटिलाइज अमाउंट अभी भी है तो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कंपनी वेरी नहीं करेगी। अरे 52 वीक हाई बिल्कुल नहीं लिखना भाई, डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एट अ प्राइस टू बी रेगुलेटेड, टू बी डिसाइडेड एज पर द सेबी रेगुलेशन। प्लीज 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 वहां चौधरी मत बन के आना। हम तुझे दिखाते हैं 52 वीक का हाई है, किसने कहा तुम्हें 52 वीक का हाई है? सेबी के रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, तो तुम उसे पढ़ाने गए हो कि मैं तुझे सेबी की रेगुलेशन पढ़ाता हूं? देख, अब कंट्रोल करना भावनाओं पे। चलिए समझ गए, पता लगा झंड अपनी करा के आ रहे हो और मेरी साथ में हो रही है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट 90 पे आधारित है। कहता है जी 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच वर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। 100 का शेयर 102 में बाय द PQR लिमिटेड आफ्टर
offer for the same was received from the shareholder in terms of the prospectus issued by the company on 1st of April 2022. Okay, prospectus issue हुआ था. The prospectus specified that the amount received from the issue will be exclusively used for the manufacturing and distribution of some life-saving drugs. लो जी, ये था object. In August 2024, the company, after proper market survey, found that there is an ample demand for the artificial intelligence-based software and therefore decide to go forward for the development of such type of software. भाई लेना एक ना देना दो, मतलब ऑब्जेक्टिव से तो कोई लेना देना नहीं है. They also wanted to divert a small amount for the investment in the equity share of the larger successful company. Since there was surplus money from the above issue of the equity share, the board of directors passed two resolutions for the above purpose. The first for investing 60 lakh for the development of the artificial intelligence based software, and the second for investing 5 lakh in the equity share in the X Limited, which is a listed company. ओ तेरी तो एक और लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, पब्लिक से ये कहा कि कह के मंगाया था पैसा कि हम लाइफ सेविंग ड्रग में लगाना चाह रहे हैं, और 60 लाख मतलब अब दूसरा ऑब्जेक्ट अपनाना चाह रहे हो. In order to avoid any unwarranted situation from the shareholder, the director called for an EGM in which vote cast in favor of the proposal was in excess of the vote cast against it. Some shareholder objected to above action of the board on the following grounds. Pehla, that the resolution passed in the EGM was not proper since the required majority did not approve the same. That the resolution passed in the EGM was not proper since the required majority did not approve the same. कैसे अप्रूव नहीं हुआ? वोट कास्ट इन फेवर वॉज इन एक्सेस ऑफ द वोट कास्ट अगेंस्ट इट. जबकि हमें कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए होता है? कौन सा चाहिए होता है? सेक्शन 27 के अंतर्गत कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? एसआर. ठीक है. That the prescribed detail of the notice which was given to the shareholder should also have been published in the newspaper, one in English and one in vernacular, circulating in the city where the registered office of the company is situated, indicating clearly the justification for such variation in the use of such funds. आना तो चाहिए, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन तो होना चाहिए. That the resolution passed for investing 5 lakh in the equity share in the X Limited is illegal. कर तो नहीं सकते. Okay. Referring to the above provision, decide whether the contention of the shareholder are tenable. चलिए, सबसे पहले आपने 27 पूरे फुर्सत के पलों में पेल दिया. पेल दिया, लिखिए यस. 27 फुर्सत के पलों में लिख के आए हो आप. नो इफ नो बट लिख दिया. पहले का सॉल्यूशन बताइएगा. कहता है जी रेजोल्यूशन इन द ईजीएम वाज नॉट प्रॉपर. हाँ जी, क्या कहेंगे? रेजोल्यूशन प्रॉपर था या नहीं? कैसे पास होना चाहिए था? एसआर के थ्रू. कैसे पास हुआ? ओआर के थ्रू. तो इसका मतलब प्रॉपर नहीं है. पहला सॉल्यूशन समझ गए. उसके बाद सेकंड आपने क्या किया है? दैट द प्रेस्क्राइब्ड डिटेल ऑफ द नोटिस वाज गिवन टू द शेयर होल्डर शुड हैव आल्सो बीन पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर. क्या जो नोटिस की डिटेल है वो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिकेशन होता है कि नहीं? भाई क्या नोटिस न्यूज़पेपर वर्नाकुलर प्लस इंग्लिश में पब्लिकेशन होता है कि नहीं? कंपनी ने नहीं किया तो फिर ये गलत है कि नहीं? गलत है. तो ये व्यू भी ठीक है. थर्ड, अच्छा एक चीज देख लीजिएगा. थर्ड ये देख लीजिएगा ये पॉइंट. Where the company has raised money from the public through prospectus and has any unutilized amount out of the money so raised, it shall not vary the terms of the contract referred to in the prospectus or object for which the prospectus was issued except by passing a special resolution through postal ballot. ये तो हो गया. मैं अगले पिछले क्वेश्चन पे क्या हो गया पोपली तुझे? ये यहां पे आएगा. स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात लिख दी सेक्शन 27 में. अब इसके दो प्रोवाइजो हैं. पहला प्रोवाइजो क्या कहता है? कहता है जी एडवर्टाइजमेंट कर देना. एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर हो जानी चाहिए. अच्छा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दी जानी चाहिए.
एक प्रोवाइजो का एक छोटा पॉइंट ये भी कहता है सच कंपनी इज नॉट टू यूज एनी अमाउंट रेज बाय इट थ्रू प्रोस्पेक्टस फॉर बाइंग, ट्रेडिंग और अदरवाइज डीलिंग इन द इक्विटी शेयर ऑफ एनी अदर लिस्टेड कंपनी। समझ आया? यानी कि आप अपना अमाउंट किसी और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को परचेस करने में नहीं लगाओगे। आप इस अमाउंट को किसी और कंपनी के शेयर्स को परचेस करने में नहीं लगाओगे। अबे बोलो ना हाँ। क्लियर? बढ़ सकते हैं? चलिए, तो ये तीनों का सॉल्यूशन यहां पर क्या हुआ है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 91 पे अटक गई है क्या गाड़ी? हाँ जी, मुझे पता नहीं क्यों रात को अचानक से सपना आता है। जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे नजर आता है कि 4 बजे का सपना होता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, चार बजे का सपना है, ये 4 बजे का बता रहा हूं। समझ गए? ये वो क्वेश्चन है जो मैं कहूंगा कि लगातार एक जमाने में 5 साल तक, मतलब 10 अटेम्प्ट तक आया था ये क्वेश्चन। मतलब ऐसा मिलता जुलता इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। उसके बाद 91 के बाद 92 होना चाहिए। एक्चुअल में वो 91A था, सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित था ना, 27 है इसलिए। हाँ जी। उसके बाद एग्जामिनर लग रहा है इसे भूल सा गया है, परंतु इस बार के स्टडी मटेरियल में फिर इन्होंने जोर शोर से इस कॉन्सेप्ट को डाला है। तो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या हमें इस क्वेश्चन पे अपनी ऐसी तैसी करा के जानी चाहिए? सिंपल भाषा में हाँ बोलो ना हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। XYZ Limited issued a prospectus inviting the public for subscription of its equity shares, stating in that the company possesses the good financial health and paying dividend to its members regularly at the rate of 20% on the equity share capital of the past 5 years. The fact was company was running in loss in the last 3 years and it was paying dividend to its shareholder out of the accumulated profit. Oh, यानी कि प्रोस्पेक्टस में झूठ लिखा है। मतलब कौन सा प्रोस्पेक्टस हो गया? अगर प्रोस्पेक्टस में झूठ हो तो कौन सा प्रोस्पेक्टस हो गया? मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस हो गया? मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस हो गया। क्लियर? अरे भैया बोलो ना क्लियर। चलिए, Mr. Amit read the prospectus and bought 500 shares from the company, discovered the misstatement in the prospectus and he want to resign the contract and claim the damages from the company. Referring to the provisions of the Companies Act, decide whether Mr. Amit will succeed. What if the shares were purchased from the stock exchange and not from the company? तो सबसे पहले अपन लोग मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है, कोई इसका सेक्शन नहीं है। मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज क्या होती है मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस की, क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी 34, 35 दोनों लिखेंगे। ठीक हो गई इतनी बात। अगली बात, ये दोनों लाइबिलिटी भी लिख दी। फिर कहता है अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज से नहीं, स्टॉक एक्सचेंज से यानी कि सेकेंडरी मार्केट से परचेस किए होते, कंपनी से नहीं, प्राइमरी अलॉटमेंट ना होता तो क्या होता? रेक्स का जजमेंट लिखेंगे। नहीं रहने देना, जब ना पूछे तो नहीं लिखना, बट ये जरूर लिखना कि अगर स्टॉक एक्सचेंज से परचेस किए हैं तो क्या होगा। यहां पर एक जजमेंट जरूर इंपॉर्टेंट है आपका, वो है पीक वर्सेस गरने का। पास्ट में पीक वर्सेस गरने कह के उसने बोला था कि ये जजमेंट मुझे बताओ इसके ऊपर, तो पीक वर्सेस गरने का जजमेंट जरूर लिख देना। समझ गए? भाई हाँ तो कह दो, अगर समझ गए तो हाँ तो कह दो। एक तो तुम हाँ नहीं बोल रहे, बोलो ना हाँ। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन 92, जिसे हम पैनिक का दूसरा नाम भी कह सकते हैं, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा पेन है अगर इससे मिलता जुलता भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो। कैसे? Examined that the following offers of the ABC Limited are in compliance with the provisions of the Companies Act 2013 related to the private placement, or should these be treated as a public offer? पहला, ABC Limited want to raise funds for its upcoming project.
It has issued a private placement offer letter to 55% in their individual name to issue its equity share. Out of these 4 are qualified institutional buyer. तो एक्चुअल में कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशू किया बताएंगे जरा? एक्चुअल में कितने लोगों को इशू किया है? 55 में से 4 आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 51 को, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए QIBs और एम्प्लॉइज जिन्हें ESOPs दिए हैं उन दोनों को काउंट नहीं किया जाता। ठीक हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़े। तो यानी कि 55 - 4 इज इक्वल टू 51। 51 को इशू किया गया, 51 को। ओके, नाउ कम टू सेकंड पोर्शन। इफ इन केस आई बिफोर अलॉटमेंट, ये इसी के केस में, बिफोर अलॉटमेंट अंडर दिस ऑफर लेटर कंपनी इशूड अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर टू अनदर 155%। क्या बदतमीजी है बताओ। 51 पहले है, उसका अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ कि 155 और कर दिए, परंतु अब किसके लिए किए हैं? डिबेंचर्स के लिए किए हैं। भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, पहला इक्विटी था, दूसरा डिबेंचर था, मगर अगर पिछला बंद नहीं हुआ और अगला ले आए, मैं दोनों को जोड़ दूंगा और कितने हो जाएंगे? 206। 200 से ऊपर, 200 से ऊपर क्या कहलाता है? पब्लिक ऑफरिंग। तो क्या ये पब्लिक ऑफरिंग है? Being a public company, can it issue security on the private placement offers? Yes, it can issue, but this is not a private placement. This will tend to amount to public offering. क्योंकि अगर मान लीजिए, हमारा कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर आपने कोई प्राइवेट प्लेसमेंट इशू किया, अभी उसे अबेंडन नहीं किया, खत्म नहीं किया, रिवोक नहीं किया, या फिर अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं किया, कि दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशू कर दिया, चाहे बेशक पहला इक्विटी का है, दूसरा डिबेंचर का है, मगर फिर भी मैं दोनों को जोड़ लूंगा और दोनों के जोड़ के देखूंगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर या डिबेंचर, कितने लोगों को इशू किया गया है। और अगर जैसे ही 200 से ऊपर कोई इशू होगा तो ये पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट केवल 200 तक को हो सकता है। बाय यार, फिर गई लाइट यार। समझ गए? कॉर्पोरेट न्यूज कल से शुरू हो रही है हर्ष, आज भी शुरू हो जाएगी, कल से बेसिकली फॉर्मली शुरू हो जाएगी, रात को 9 बजे रोज। चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 93। मार्स इंडिया लिमिटेड, ये टेक्निकल, अच्छा ओहो, ऊपर वाला क्वेश्चन तो समझिएगा पहले। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने? कहता है एग्जामिन डेट द फॉलोइंग ऑफर ऑफ द एबीसी लिमिटेड आर इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। नहीं रे, कंपनीज एक्ट की तो तुमने धज्जियां उड़ा दी है। क्यों? पहले सेक्शन 42 कोट किया, सेक्शन 42 के बारे में लिखा, तालिब 3rd आएगा यार, लेक्चर आएगा, अब शायद मैं एग्जाम से पहले वाली छुट्टी वाले दिन ही लूंगा शायद अब। हाँ जी, लो जी, ये लिखा, पूरा लिखा। फिर हमने कहा जी एनी ऑफर अगर नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन है तो उसे मैं पब्लिक ऑफर मान लूंगा। ठीक है, अब मैं फर्स्ट पे आया, मैंने कहा जी 55 लोगों को किया है, जिसमें से 4 QIBs हैं, तो इफेक्टिवली 51 लोगों को किया आपने, जो कि विद इन द लिमिट ऑफ 200 है। मतलब मुझे यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत यहां से शुरू हुई सेकंड पॉइंट में। However, as per this question, the company has given another private placement offer of debenture before completing the allotment. Therefore, the second offer does not comply with the provision of 42. Hence, the offer given by the company will be treated as public offer. तो ये public offering कहलाएगी। कौन सी? सेकंड वाली। In case the company gives offer for debenture in the same financial year after allotment, तो वो perfect था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। ठीक है, चलिए, तो क्या दोनों कंपनियां प्राइवेट और पब्लिक प्लेसमेंट कर सकती हैं? जी हां, दोनों कर सकती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 93, ये वो क्वेश्चन है जो मैं हमेशा सोचता हूं कि आना चाहिए, परंतु क्यों नहीं आ रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। तो खैर देख लेना। मार्स इंडिया लिमिटेड ओड टू सुनील 1000 रुपीज। बहुत हिलाने वाला क्वेश्चन है ये। कंपनी ने सुनील नाम के व्यक्ति को 1000 रुपए देने थे। जब ये डेट पेबल हुआ, कंपनी ने कहा ले सुनील 10 शेयर एट द रेट ऑफ 1000 ले ले इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट।
द सेट शेयर्स वर फुली पेड अप एंड वर अलॉटेड टू सुनील, एग्जामिन द वैलिडिटी। हाँ जी, कंपनी हो लिखा तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि कंपनी की शेयर कैपिटल भी होगी, और शेयर कैपिटल है तो आप फर्दर शेयर्स इशू कर रहे हो, फर्दर शेयर इशू कर रहे हो तो सेक्शन 62 को कंप्लाई करना था। सेक्शन 62 कहता है नए शेयर होल्डर्स को अगर शेयर्स इशू करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और दूसरा रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। तो क्या आपने ये दो चीजें कराई हैं? पहला स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, दूसरा वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकाल के देगा। क्या ये दोनों इस केस के अंदर हुआ है? ये दोनों अगर करोगे तभी ऐसा कर सकते हो कंपनी, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक हो गई इतनी बात? तो मार्स लिमिटेड अगर आप सुनील को शेयर इशू करना चाहते हो तो पहले एसआर पास करवा लेना और दूसरा रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवा लेना। क्वेश्चन नंबर 94, Exgen Limited has a paid up equity share capital and free reserves to the extent of rupees 50 lakh. The company is planning to buy back share to the extent of 4,50,000. 50 लाख में से 4,50,000 किसकी पावर के अंदर आए? क्या मैं कह सकता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर में 10% तक आता है? तो 4,50,000 मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर। द कंपनी अप्रोच यू फॉर द एडवाइस विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग, इज द स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी पास्ड? क्या कहते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है? नहीं, केवल बोर्ड रेजोल्यूशन से गुजारा हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक? हाँ जी, कितना है? 1 ईयर। जिस दिन भी रेजोल्यूशन पास होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, उसके बाद 1 ईयर के अंदर अंदर कंप्लीशन हो जाना चाहिए। सिमिलरली एसआर पास होने के 1 ईयर के अंदर। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट डेट टू द पेड अप इक्विटी एंड फ्री रिजर्व्स आफ्टर द बायबैक? कितनी होनी चाहिए? 2:1। कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 2:1। तो पढ़िएगा, सिंपल है, सेक्शन 68 पे आधारित बायबैक के प्रोविजन लिखिएगा, सारे मत लिखने बैठिएगा, जो यहां पर आ रहे हैं केवल वही। बायबैक बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख लीजिएगा, डेट इक्विटी रेशियो के बारे में लिख लीजिएगा, टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक लिख लीजिएगा, ये चीजें लिख लेना बस। और अगर ज्यादा हो, मतलब अगर ज्यादा मार्क्स का है तो फिर बायबैक बाय शेयर होल्डर्स के बारे में भी लिख लीजिएगा कि शेयर होल्डर 25% तक बायबैक कर सकते हैं। रूल नंबर नहीं लिखना, प्रेम नहीं, रूल नंबर मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 95, SAB हेल्थ प्रोडक्ट लिमिटेड इशूड अ इक्विटी शेयर वर्थ ऑफ रुपीज 50 लाख, 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 5 करोड़, 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, and it was fully subscribed and partly paid at rupees 10 each. Okay, the company made a call to its subscribers to pay a sum of rupees 30 for each share held by them. Okay, partly paid up share थे 30 रुपए की कॉल की गई है। Mr. GH, a subscriber to the share of the company holding 10,000 share, paid all the money due on the share held by him in advance. Okay. Later, Mr. GH claimed interest on the money advanced by him and also dividend in respect of the loan advance money paid. इज दिस क्लेम जस्टिफाइड? मतलब कॉल पेड इन एडवांस, कॉल पेड इन एडवांस पे क्या कंपनी इंटरेस्ट पे करती है? और दूसरा, क्या डिविडेंड मिलेगा कि नहीं उसे, या प्रोपोर्शनेट डिविडेंड मिलेगा? अनदर शेयर होल्डर LK होल्डिंग 15,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल. ओके, सो द डायरेक्टर कॉल्ड अपॉन हिम टू पे द एंटायर अमाउंट ड्यू बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम. तो डायरेक्टर ने कहा पिछली कॉल प्लस ये कॉल दोनों मिला के दे दे. सेक्शन 49 referring to the provisions of the Companies Act and the rule made thereunder, examine whether the director of the sub health product limited permitted to do so. दिमाग लगाओ जी, क्या कहना चाह रहा है? मैं कह सकता हूं सेक्शन 49 भी है, सेक्शन 50 भी है, मतलब पार्शियल डिविडेंड, सॉरी पार्शियल डिविडेंड 51, 50 कॉल्स इन एडवांस और 49 भी है. कॉल शैल बी ऑन द यूनिफॉर्म बेसिस. तो 50, 51, 50, 51 एंड 49 तीन सेक्शन यूज हो रहे हैं यहां पर. तीनों सेक्शन पहले मैंने कोट कर दिए कि लो जी ये कोट है. चलिए, सेक्शन 50 क्या कहता है? कॉल्स इन एडवांस. अगर कंपनी का आर्टिकल ऑथराइज करे तो अपने मेंबर से कंपनी
रिमेनिंग अनपेड अमाउंट एक्सेप्ट कर सकती है कॉल के रूप में, कर सकती है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल के रूप में कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। ओके 51 कहता है अगर आर्टिकल ऑथराइज करे तो क्या कंपनी डिविडेंड प्रोपोर्शनेटली पे कर सकती है? जी हां, पे कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन सच एडवांस if permitted by the article. Here it is worth noting that where the rate of interest is permitted by the article, same could be varied by the shareholder in general meeting. Okay, वैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे आर्टिकल कितना कहता है? हाँ जी, आर्टिकल कितना कहता है? टेबल एफ कितनी कहती है? आर्टिकल कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है? 12%, ठीक है ना। बट शेयर होल्डर उसे वेरी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वही लिखा है। सेक्शन 49 क्या कहता है? यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए, परंतु अगर कॉल का पेड अप अमाउंट डिफरेंट है तो फिर वो शेयर डिफरेंट क्लास के बनाए जाएंगे, और डिफरेंट क्लास के हैं तो उन पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉल हो सकती है। अब सीए इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया, मगर आंसर ना बड़े अच्छे ढंग से नहीं दिया। ऐसे लगता था कि जिसे ने क्वेश्चन बनाना था बना दिया, बट आंसर करना किसी को आया नहीं। पहला, क्या जीएच का क्लेम जस्टिफाइड है? ये इनका आंसर है सीए इंस्टीट्यूट का। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं भगवान जानता है। जीएच इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन द मनी एडवांस बाय हिम, यानी कि वो कहता है इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर इफ सो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। क्या जीएच अमाउंट क्लेम कर सकता है, इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है? इंटरेस्ट तो क्लेम कर सकता है, ये तो देख दिया, बट क्या डिविडेंड क्लेम कर सकता है? कौन से पे? जो कॉल पेड इन एडवांस का पोर्शन है उसके ऊपर। बात समझ आ रही है? कॉल पेड इन एडवांस के ऊपर क्या वो डिविडेंड पे कर सकता है? कि डिविडेंड वो क्लेम कर सकता है? नहीं, क्योंकि कॉल्स पेड इन एडवांस में अब क्या होगा, एक सर्टेन पोर्शन ही पेड अप शेयर कैपिटल में जाएगा, बाकी तो कॉल्स इन एडवांस में चला जाता ना। अकाउंटिंग के अंदर यही ट्रीटमेंट करते हो ना आप लोग, पेड अप कैपिटल पूरा तो नहीं कर देते ना। डिविडेंड के लिए मुझे पेड अप अमाउंट देखना है, डिविडेंड के लिए मुझे पेड अप अमाउंट देखना, और पेड अप प्रोपोर्शनेटली होगा तो वो प्रोपोर्शनेटली देखा जाएगा। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? आगे, जो एलके से पिछली कॉल प्लस ये कॉल मिला के मंगाया जा रहा है, क्या वो वैलिड है? यस, बिल्कुल वैलिड है। हाँ, ये क्या लिख दिया इन्होंने? अच्छा हाँ भाई, इसका इंस्टीट्यूट का आंसर देख लेना। इसका इंस्टीट्यूट ने ये जो आंसर दिया है ये एज पर द आईसीएआई है। अब सुनो जी, क्या इंस्टीट्यूट ने ये जो आंसर दिया क्या ये सही है? नहीं, बहुत ही घटिया आंसर दिया है। कैसे? आपने सेक्शन 49 की आखिरी लाइन बच्चों को पढ़ने ही नहीं दी क्या? अ कॉल कैन नॉट बी मेड ऑन सम ऑफ द मेंबर ओनली अनलेस दे कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट क्लास ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, सेक्शन 49 की ये जो बात थी, क्या थी बात? ये वाली कि अगर मान लीजिए अगर किसी का पेड अप वैल्यू डिफरेंट है, अ शेयर होल्डर ऑन whom a regular call for the payment has been served may choose to pay only a part of the sum due। ठीक है, अगर मैं कहूं कि किसी का पेड अप वैल्यू डिफरेंट है तो उसकी क्लास भी डिफरेंट मान ली जाती है सेक्शन 49 के अंदर। हाँ, क्लास भी डिफरेंट मान ली जाती है। अब इंस्टीट्यूट ने यहां पर एक चीज लिखी, एलके होल्डिंग 15,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। उसने पिछली कॉल नहीं दी होगी। ठीक है, आगे, सो द डायरेक्टर कॉल्ड अपॉन हिम टू पे द एंटायर अमाउंट ड्यू बाय हिम, यानी कि पिछला प्लस अगला दोनों एक साथ दे दे। अगर उसने पिछली कॉल नहीं दी तो लॉजिकली उसका पेड अप वैल्यू अमाउंट डिफरेंट होगा औरों से, और अगर पेड अप वैल्यू अमाउंट डिफरेंट होगा तो फिर लॉजिकली क्या वो सेपरेट क्लास का मान लिया जाएगा, और सेपरेट क्लास का मान लिया जाएगा तो क्या उस पर कॉल अमाउंट डिफर हो सकता है, उसका कॉल अमाउंट? यस। इन्होंने पॉइंट ही नहीं देखा, इन्होंने सेक्शन 49 का आंसर बना दिया, बट प्रोवाइजो टू सेक्शन 49 देखा ही नहीं है। तो बनाने वाले को भी सलाम और आंसर लिखने वाले को भी सलाम। अंधेरों में तीर चलाना।
समझ गए? तो लॉजिकली अगर उस लाइन को पढ़ा जाए तो इट अपीयर्स कि भैया पिछली कॉल नहीं दी, पिछली और ये वाली मिला के कॉल मंगाई जा रही है, तो इसका कॉल अमाउंट अलग है औरों से। तो क्या मैं कह सकता हूं आईसीआई कहता है इनवैलिड है, बट एक्चुअली ये वैलिड है। एक्चुअली ये वैलिड होना चाहिए, यस, क्योंकि आपने पिछला प्लस अगला दोनों मिलाकर किया है। उन्होंने प्रोवाइजो को लिखा ही नहीं है, प्रोवाइजो टू सेक्शन 49 उड़ा ही दी है, पूरी की पूरी उड़ा दी है, तो गलत है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, what are the provision of the company act relating to appointment of the debenture trustee by the company, whether the following can be appointed as a debenture trustees? ओहो, debenture trustee के provisions क्या हैं? लिख सकते हो। एग्जाम में आया तो क्या लिखेंगे भैया? एग्जाम में आया तो आप, मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट ने पास्ट में भी ऐसा गलती की है कि पहले एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक तरीके से बनाया, दूसरा सही तरीके से बनाया, तो आप प्रोवाइजो लिख के उसके अनुसार करना, प्रोवाइजो लिख के उसके अनुसार करना, ठीक है ना। अब एक गलती बार बार नहीं करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 96, डिबेंचर ट्रस्टी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस लिख दिए, डिबेंचर ट्रस्टी कैसे अपॉइंट होता है सब लिख दिया। फिर उसके बाद शेयर होल्डर जिसके पास शेयर हैं 10,000 रुपए के, क्या वो डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। फिर क्रेडिटर जिसको कंपनी ने देने हैं 999 रुपीज, क्या वो डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है? नहीं। किस 1 रुपया भी देना है तो नहीं बन सकता। अब पर्सन हु हैज गिवन अ गारंटी, क्या वो डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है? नहीं बन सकता। डिबेंचर ट्रस्टी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस लिख सकते हो यहां पर, मतलब पूरा प्रोविजन मत लिखना, सारी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पूरे मत लिखना, केवल इन्हीं पे कमेंट करना बस। आगे बढ़ते हैं भाई, लाइट नहीं है अब और यहां पे हो रखी है हीट पूरी। क्या ये डॉक्यूमेंट मैं आपको करने के लिए दे दूं? अब कर सकते हो, यहां तो बहुत गर्मी हो रखी है इस टाइम, यहां कर लोगे? पर कोई हां भी नहीं कह रहा। आखिरी क्वेश्चन, कर लोगे? पेपर में क्या लिखेंगे उस वाले क्वेश्चन में आप प्रोवाइजो का रेफरेंस दे के आना कि प्रोवाइजो कहता है कि वो सेपरेट क्लास का माना जाएगा, इसलिए सेपरेट कॉल मंगाई जा सकती है, ठीक है। चलिए अब मुझे जो क्वेश्चन देने हैं वो रहते हैं डिपॉजिट्स और चार्ज के, ये 2 चैप्टर के मुझे क्वेश्चन देने हैं, शायद वो भी आज रात तक आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।